कल का दिन इजराइल के लिए बुरा दिन रहा। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसका इजराइल के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। पहली बात तो यह कि जंग के मैदान में दावे वो जितने भी कर ले आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी बात यह कि वहां के जो पुराने इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने कहा कि इतने सब के बावजूद हम जीत से बहुत बहुत दूर हैं। इन सबके बीच इजराइल ने कहा कि अगर टर्की के अंदर हमास के लड़ाके छिपे होंगे तो हम उस पर भी बम गिराएंगे। एर्दोगन ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर टर्की के अंदर घुसने की हिम्मत करेगा इजराइल तो उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एर्दोगन ने यह भी कहा कि जो सारी जंग चल रही है इसने पूरे इलाके में खतरा पैदा कर दिया है। इन सबके बीच एक खबर आई आयरलैंड के डबलिन से। वहां जो नगरपालिका भवन है उस नगरपालिका भवन ने अपने छत पर फलस्तीन का झंडा लहराया और यह बताता है कि किस तरह से यूरोप के अंदर फलस्तीन का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इन सबसे बेपरवाह, इन सबसे लापरवाह इजराइल ने अपनी तबाही जारी रखी और वेस्ट बैंक में जहां कोई युद्ध नहीं चल रहा है, जहां कोई हमास नहीं है, वहां पे 3 जवान लड़कों की हत्या कर दी। पिछला दिन इजराइल और फलस्तीन के युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। बहुत सारी अपडेट्स हैं, हमारे साथ बने रहिए। इन सब चीजों के अलावा और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए, देखिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार। गुज़िश्ता 24 घंटों में फलस्तीन इजराइल जो जंग चल रही है उसके मुताल्लिक बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। उन सारी घटनाओं पर मैं आऊंगा, लेकिन शुरुआत एक ऐसी बात से जो दिल को थोड़ा सा सुकून देती है। आप जानते हैं कि बेथलेहम जहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो फलस्तीन में ही पड़ता है। वहां पे जो चर्च है पूरी दुनिया में उसकी मान्यता है क्योंकि ईसा मसीह के जन्मस्थान का वो चर्च है। उस चर्च पे हर साल जबरदस्त रोशनी होती थी, जबरदस्त नुमाइश होती थी, दुनिया भर से लोग पहुंचते थे, ये सारा कुछ होता था। लेकिन इस साल उस चर्च ने तय किया कि हम प्रार्थना तो करेंगे लेकिन कोई नुमाइश नहीं करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु ईसा मसीह के लिए एक अलग तरह की चीज बनाई। जैसे पूरे फलस्तीन में जमींदोज मकानों के रबल्स पड़े हुए हैं, जैसे पूरे फलस्तीन में घर गिरे हुए हैं, स्कूल गिरे हुए हैं, कॉलेजेस गिरे हुए हैं और पत्थर, टूटे फूटे घर चारों तरफ बिखरे हुए हैं, वैसा ही एक मॉडल खड़ा किया और उस मॉडल में एक छोटे से बच्चे को लिटाया जैसे आम फलस्तीनी बच्चा आज के दौर में है। जैसे आम फलस्तीनी बच्चा आज के दौर में पैदा होता है इन टूटे फूटे मकानों, टूटे फूटे अस्पतालों के बीच, सारा दर्द देखते हुए अपनी आंख खोलता है और दुनिया में तबाही देखता है अपनी, वैसे ही प्रभु ईसा मसीह को इस तबाही के बीच बिठा दिया। अब आप कहेंगे कि फलस्तीन तो मुसलमानों का मामला है। मैं बार बार यह बात कह रहा हूं कि फलस्तीन मुसलमानों का मामला नहीं है। फलस्तीन में बरसों से ईसाई, यहूदी और मुसलमान साथ साथ रह रहे थे। प्रभु ईसा मसीह का जन्मस्थान बेथलेहम वहां पे है। वहां पे कई सारे गिरजे हैं, उन गिरजों में प्रार्थनाएं होती हैं। आसपास होटल्स थे जहां दुनिया भर के लोग आके ठहरते थे। आज हालात ये हैं कि सारे होटल खाली पड़े हुए हैं और फलस्तीन के इस चर्च ने यह तय किया है कि जब पूरे फलस्तीन में अंधेरा है, वहां के लोगों को मारा जा रहा है, तो हम रोशनी कैसे कर सकते हैं। हम सिर्फ ईसा मसीह से ये गुजारिश करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि दुनिया को शांति दो और इजराइल जैसे शैतान को सद्बुद्धि दो। मजेदार बात यह है कि पूरा पश्चिमी जगत, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे बाकी मुल्क हो, इन सबको कहा जाता है ये ईसाइयों के देश हैं, यहां ईसाई बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन अवाम के बीच से तो फलस्तीनियों के लिए समर्थन आ रहा है। जो हुक्मरान हैं वो आंखों पर पट्टी डालकर और कानों में रुई डालकर बैठे हुए हैं। एक अवाम के समर्थन का मजेदार आंकड़ा आपको दूं, पूरे अमेरिका में जो फलस्तीनी केफिया होता है उसकी बिक्री बढ़ गई है। मुसलमान नहीं खरीद रहे ये केफिया, आम अमेरिकी नागरिक खरीद रहा है ये केफिया, अपने गले में डालकर घरों से निकल रहा है, जा रहा है जुलूसों में, एहतिजाजों में जा रहा है और इस तरह से अपना समर्थन दर्ज करा रहा है फलस्तीनियों के लिए। और यह सब कब है? यह सब तब है जब केफिया पहनने वालों के साथ बदतमीजियां हो रही हैं। 3 फलस्तीनी स्टूडेंट मार दिए गए अमेरिका में क्योंकि उन्होंने केफिया पहना हुआ था। जुलूसों में जो कैफिया पहन के जा रहे हैं उनके गले से छीनी जा रही है।
उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। लेकिन देखिए, इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे ट्रेन में एक बंदा जा रहा है जो निश्चित तौर पे मुसलमान नहीं है, उसने गले में कैफिया डाल के अपना समर्थन दर्ज कराया हुआ है, और जो लोग फलस्तीन के पक्ष में जुलूस निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको अपना समर्थन दे रहा है। यानी दुनिया भर में यह बात अब साफ हो रही है कि इजराइल एक शैतान है जो फलस्तीनियों की तबाही कर रहा है। लेकिन सबसे मजेदार है अमेरिका का खेल। एक खबर यह आई कि अमेरिका ने यह कहा है कि जो वेस्ट बैंक में हिंसा करने वाले इजरायली हैं, सेटलर्स कहा जाता है, सेटलर का मतलब ही होता है जो बाहर से आकर वहां बसे हुए हैं, तो जो सेटलर्स वेस्ट बैंक में हिंसा के दोषी हैं उनको वो वीजा नहीं देगा। एक तरफ तो वो ये कह रहा है, दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी जो संस्था है वो बता रही है कि अमेरिका का जो ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन है, उसके जो हथियार हैं उनका उपयोग किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है फलस्तीन में तबाही के लिए। जबकि अमेरिकी कानून ही कहते हैं कि इनका इस्तेमाल कहीं भी सिविलियंस के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, शहरियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक तरफ वो वीजा रद्द करने की बात कर रहा है उनका, जो फलस्तीनियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल को अपने हथियार दे रहा है आम शहरियों को मारने के लिए। बूढ़ा बिडेन, मैं बार बार बूढ़ा बिडेन कहता हूं उसको इसलिए क्योंकि वो सिर्फ उम्र से बूढ़ा नहीं है, उसका दिमाग भी शायद बूढ़ा हो चुका है। वो पूरी तरह से इजराइल के सामने समर्पण कर चुका है, अपने हथियार दे रहा है आम शहरियों को मारने के लिए। दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला पूरा का पूरा जो वेस्ट है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, और ऐसे तमाम मुल्क हैं जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि 5 साल 6 महीना जन्मने वाले बच्चों की हत्या करने वाला, स्कूल गिराने वाला जो ये इजराइल है, इससे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन दुनिया में कहां देखा गया है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सब लोग, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो तो हमास की तलाश में है। लेकिन आपको एक वहां का वाकया बताऊं कि खान यूनिस में लोगों से कहा गया, खान यूनिस एक इलाका है, वहां लोगों से कहा गया कि आप राफा की तरफ जाइए। जब वो राफा की तरफ गए तो राफा में बम गिराया गया। अब वो राफा से भी भागे, राफा से भाग के फिर खान यूनिस आए, खान यूनिस में भी बम गिराया गया। इसका मतलब क्या है? वही है जो मैं पिछले 1 महीने से लगातार कह रहा हूं कि इजराइल का कोई उद्देश्य हमास को खत्म करना नहीं है। इजराइल का इकलौता उद्देश्य है कि कैसे भी गाजा पट्टी को खाली कराया जाए और वहां जो अरबों खरबों की गैस है उस गैस पे कब्जा किया जाए, फलस्तीन के पूरे नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसीलिए जो भी फलस्तीन के समर्थन में आ रहा है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे यमन हो, या जो भी हो, वो वहां पर बम गिरा रहा है। यह अलग बात है कि उधर से भी बम चल रहे हैं। अभी कल की बात है कि हमास ने 100 रॉकेट फेंके हैं, और 7 अक्टूबर के बाद यह सबसे बड़ा हमला है इजराइल पर, जिस पर कई लोग मारे भी गए हैं। और इसके चलते इजराइल के अंदर अलग तमाशा चल रहा है। इजराइल के अंदर जो लिकुड पार्टी है बीबी नेतन्याहू की, वो जिन पार्टियों के समर्थन से सत्ता में है, उनमें से एक पार्टी जो राइटिस्ट मानी जाती है, वो नेतन्याहू से अपना समर्थन वापस लेने की बात कर रही है। हालांकि इजराइल के जानकारों का कहना है कि युद्ध के चलते अभी नेतन्याहू इतनी जल्दी गद्दी से नहीं उतरेगा, लेकिन ना केवल इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एक माहौल बन गया है, बल्कि उसके अपने जो सपोर्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो सारी खूंरेजी हुई है, ये जो सारी हत्याएं हुई हैं और ये जो सारा तमाशा और तबाही हुआ है, इसके लिए नेतन्याहू जिम्मेदार है। और यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि अभी पिछले साल की बात है कि नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के आरोप लगे थे। अभी पिछले साल की बात है कि कानूनों को बदलने के लिए, कोर्ट के काम करने के तरीकों को बदलने के लिए वो जो कानून लेके आया था, उस पर पूरे इजराइल में तमाशा हुआ था और उसकी जो पॉपुलैरिटी थी अपने लोवेस्ट पे चली गई थी। यानी उसके सामने यह खतरा था कि सरकार जा सकती है, और उसके बाद ये सारा तमाशा शुरू हो गया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया भर के तानाशाहों की सत्ता जब खतरे में आती है तो वो जंग की तरफ जाते हैं, तबाही की तरफ जाते हैं, ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, लोगों के अंदर पागलपन भरा जा सके और अपनी गद्दी बचाई जा सके। और ऐसा करने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो वो नहीं कर रहा है। आप सोचिए, फलस्तीन के जो एंटरप्रेन्योर जिनको कहा जाता है, जो बिजनेसमैन हैं, जो दुनिया भर से पढ़ लिख के आए हैं
और वहां पर बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपना कोई नई चीज डाल रहे हैं, उनको मारने की कोशिश हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि एक तरफ वहां मैंने आपको बताया था कि जो उनकी कानून की बिल्डिंग थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट था और बाकी सारा कुछ था और जिसमें वो सारे दस्तावेज संभाल के रखे गए थे जो इजराइल के ऑक्यूपेशन को गैर कानूनी बताते हैं, एक तरफ उस बिल्डिंग को तबाह किया गया, अल अजहर यूनिवर्सिटी को तबाह किया गया, अल शिफा हॉस्पिटल को तबाह किया गया, स्कूलों को तबाह किया गया, यूएन के अपने स्कूल जो थे जहां पर लोग शरण लिए हुए थे उनको तबाह किया गया। खान यूनिस में भी आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं वहां स्कूलों में शरण लिए हुए हैं, उनकी तबाही की बात सामने आ रही है। तो बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ अपने इजराइल में अपनी पॉपुलैरिटी को बचाने के लिए इस तरह की तबाही कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल का जो पुराना नारा है देयर इज नो पैलेस्टाइन, उसको सही साबित करने के लिए कैसे भी वो फलस्तीन को तबाह करना चाहता है। और इसमें सबसे दुख देने वाली बात यह है कि ना केवल अमेरिका और बाकी देश बल्कि अरब के भी कई देशों के हुक्मरान खामोश बैठे हुए हैं। ऐसे दो देशों का नाम लेना जरूरी है, एक सऊदी अरबिया और दूसरा यूएई। हालांकि खबर अभी यह आई है कि पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन, रूस का जो हुक्मरान है, वो पहुंचा है अभी मिलने के लिए सऊदी अरब के और यूएई के सुल्तानों से। अब यहां पर एक और मजेदार चीज मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन बहुत दिनों बाद अपने देश से बाहर निकला है। कारण जानते हैं क्या है? उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने यूक्रेन के बच्चों को अगवा किया, मारा और बाकायदा इंटरनेशनल जो कोर्ट होता है उस कोर्ट से उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया कि दुनिया में वो कहीं भी जाएगा तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसीलिए वो बहुत दिनों से अपने मुल्क से बाहर नहीं निकला था। अब जरा यहां रुक के सोचिए, कुल 50-55 बच्चों के चलते 50-55 बच्चों के हत्या का, अगवा करने का आरोप लगा के पुतिन के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में केस हो गया, उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल गया। लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू हजारों बच्चों को मार चुका है, हजारों बच्चों को अगवा कर चुका है, उसके खिलाफ यह कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये दुनिया भर के जो इंटरनेशनल कोर्ट और वगैरह वगैरह बने हुए हैं, ये भले इंटरनेशनल कहे जाते हैं लेकिन ये कब्जे में हैं अमेरिका और उसके चेले चमचों के। तो अमेरिका और बाकी सारे जब यूक्रेन के साथ हैं तो पुतिन के खिलाफ वारंट निकल जाता है, लेकिन यहां चूंकि वो इजराइल के सरपरस्त हैं तो नेतन्याहू के खिलाफ ऐसा कोई वारंट नहीं निकलता। बेंजामिन नेतन्याहू, आईडीएफ और उसकी सेनाएं लगातार बच्चों को मारते रहें, पैदा होने से पहले बच्चों को मार दें, जो गर्भवती औरतें हैं उनको मार दें, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। अब पूरा जो प्रो इजरायली मीडिया है वो ये माहौल बनाने में लगा हुआ है कि 7 अक्टूबर का जो हमला था उसमें महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई और क्या क्या। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो वीडियोस, ये जो मैसेजेज, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट सारी दुनिया में जा रहे हैं जिसमें इजराइल के कत्ल गारत के सबूत हैं, तो पूरी दुनिया में इजराइल का माहौल तो खराब हो ही रहा है। इजराइल के खिलाफ तो लोग हो ही रहे हैं, उसके जो सरपरस्त अमेरिका हैं उससे अमेरिका के अंदर और बाहर के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। हालात यह है कि यूरोप को अब यह चिंता हो गई है कि अगर वो लगातार ऐसा ही करता रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके यहां आतंकवादी हमले शुरू हो जाए। यह बड़ा अच्छा है, मजलूम को हमेशा आप कहो कि वो आतंकवादी है, लेकिन जो जुल्म कर रहा है, जो जालिम है, उस पर खामोश बन के बैठे रहो। कभी यह मत कहो कि इजराइल जो कर रहा है वो अपने आप में आतंकवाद है। छोटे बच्चों को मारना, स्कूलों को तोड़ना, अस्पतालों को तबाह करना, यूनिवर्सिटीज को तबाह करना, सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना, यह दुनिया के किसी भी कानून के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। दुनिया के किसी मुल्क को यह हक नहीं है कि वो जंग के दौरान भी शहरी इलाकों पर बम फेंके। ये यूएन का बाकायदा कानून है। लेकिन ये सब करने वाले इजरायली ज़ायनिस्ट बीबी नेतन्याहू पर खामोश रहो। कहो उसको आत्मरक्षा का अधिकार है, उसको खुद को बचाने का अधिकार है। गोया उसको खतरा 2 साल के बच्चे से, 3 साल के बच्चे से और स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग से है, औरतों से है, शहरियों से है। लेकिन डरो यह कि कहीं इसकी प्रतिक्रिया में तुम्हारे यहां आतंकवादी हमला ना हो जाए। यह नरेशन बनाने का खेल है, परसेप्शन बनाने का खेल है, जिसमें उनको कैसे भी साबित करना है कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। यह जो खेल है ये किसी मुसलमान के ही केवल खिलाफ नहीं है, पूरी दुनिया के खिलाफ है, क्योंकि इस खेल के आड़ में बीबी नेतन्याहू जैसे लोगों को बचाया जाता है।
और इसमें गोदी मीडिया, जो मैं हमेशा कहता हूं कि केवल हिंदुस्तान में गोदी मीडिया नहीं है, हिंदुस्तान की गोदी मीडिया तो आप सुबह शाम देखते हैं, पूरी दुनिया की जो गोदी मीडिया है, जो अमेरिका इजराइल की गोद में बैठकर खेलती है, वो सबसे बड़ा रोल निभाती है। और यह ऐसे ही नहीं है कि अमेरिका के अंदर जो अलग अलग यहूदियों के ग्रुप हैं, जायनिस्टों के ग्रुप हैं, उन्होंने मिलकर बाकायदा एक संगठन बनाया है। और उस संगठन का उद्देश्य क्या है? उस संगठन का उद्देश्य यह है कि इजराइल की इमेज ठीक करना। एक लफ्ज निकाला गया एंटी सेमिटिज्म, और अब अमेरिका में कानून पास कराने की कोशिश हो रही है कि जो भी जायनिस्टों के खिलाफ बोले, जो भी इजराइलियों के खिलाफ बोले, वो एंटी सेमिटिक है। यह कानून क्यों नहीं बनाते हो कि जो फलस्तीनियों के खिलाफ इस तरह का अत्याचार करे वो आतंकवादी है? यह कानून क्यों नहीं बनाते हो कि जो इस्लामोफोबिया फैलाए वो एंटी इस्लाम है? यह कानून क्यों नहीं बनाते हो कि जो बच्चों की हत्या करे वो एंटी ह्यूमन है, इंसान के खिलाफ है? इजराइल कुछ भी करता रहे, लेकिन उसको कुछ बोलो मत, क्योंकि 70 साल पहले, 80 साल पहले यूरोप ने, हिटलर ने उनके साथ तबाही की थी। तब भी तुम गुनहगार थे, तब भी तुमने हिटलर के कारनामों को चुपचाप देखा था। जब तक हिटलर ने तुम्हारी धरती पर कब्जा नहीं किया, तुमने यहूदियों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया था, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो। जब फ्रांस पे कब्जा कर लिया, जब इंग्लैंड को यह डर लगा कि अब हिटलर हम पे भी कब्जा कर लेगा, तब जाके ये आगे बढ़े थे और यहूदियों को किसी ने अपने देश में जगह नहीं दी थी। तब भी तुम अपराधी थे यहूदियों के। और आज उन यहूदियों का एक हिस्सा ज़ायनिस्ट जब फलस्तीनियों के साथ तबाही कर रहा है, फलस्तीनियों के साथ अत्याचार कर रहा है, तो भी तुम खामोश बनकर देख रहे हो, और तब तक खामोश बनकर देखते रहोगे जब तक इजराइल तुम्हारे लिए खतरा ना बन जाए। तो यूरोप जो है, अपने आप को कितना भी सभ्य कह ले, कितना भी डेमोक्रेटिक कह ले, सच्चाई यह है कि दुनिया भर में जितनी तबाही यूरोप और अमेरिका ने मचाई है, उतनी किसी ने नहीं मचाई। हिंदुस्तान पे कब्जा किसका था? इंग्लैंड का था, यूरोप का देश। पूरे अफ्रीका को बर्बाद किसने किया? अमेरिका और यूरोप के देशों ने। मिडिल ईस्ट को जंग का मैदान किसने बनाया? अमेरिका और यूरोप के देशों ने। ये असल में इंसानियत के गुनहगार हैं जो ह्यूमन राइट्स की और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज ये हर भाषण में कहेंगे 2 स्टेट सोल्यूशन, लेकिन कोई पूछ ले कि भैया 2 स्टेट सोल्यूशन में जो दूसरा स्टेट है फलस्तीन, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? क्यों नहीं दबाव बना रहे हो इजराइल के ऊपर? और अब तो सवाल यह है कि क्या वाकई इनकी हैसियत अब बची है इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की? और जब यह सवाल उठता है कि अब इनकी हैसियत भी शायद इतनी नहीं है कि ये इजराइल के ऊपर कोई दबाव बना सकें, जंग रोक सकें, तो कल को ये इजराइल उनके लिए भी खतरा बन सकता है। लेकिन उस खतरे की बात नहीं हो रही है। खतरे की बात यह हो रही है कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके बदले मुसलमान जो हैं यूरोप में कुछ कर सकते हैं। कोई यह सवाल नहीं उठा रहा है कि जो इजराइल फलस्तीन में यह सब कर रहा है, कल को यूरोप में और अमेरिका में भी यह सब कर सकता है। जिस शैतान को आपने जन्म दिया है, भस्मासुर की एक थ्योरी होती है, जानते हैं जो लोग भस्मासुर की कहानी जानते हैं, कि अपने बनाने वाले को ही बर्बाद कर देता है वो। तो जिस इजराइल को आपने बनाया है, जिस शैतान को आपने बनाया है, वो असल में आपके लिए खतरा है। वो सबसे बड़ा आतंकवादी है जिससे आपको डरना चाहिए, क्योंकि अब वो आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। आप इन हालात के बारे में सोचिएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। जहां भी तबाही होती है, जहां भी बर्बादी होती है, वहां रेड क्रॉस के लोग पहुंच जाते हैं और सेवा करते हैं। रेड क्रॉस के बारे में खास बात यह है कि रेड क्रॉस के जो चीफ होते हैं वो कभी बयान नहीं देते हैं पॉलिटिकल। रेड क्रॉस अपने आप को नॉन पॉलिटिकल कहता है, किसी भी राजनीति में नहीं पड़ता है। जो भी तबाह हो, परेशान हो, उसकी मदद करता है। वो कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता है। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि रेड क्रॉस की इंटरनेशनल सोसाइटी की जो चेयरमैन हैं मिर्जाना स्पोलोजेरिक, उन्होंने बाकायदा गजा से यह बयान जारी किया है, जिस तरह से शहरियों और बच्चों को इजराइल मार रहा है, जिस तरह से मकानों को जमींदोज कर रहा है, तबाह कर रहा है, उसे जल्दी से जल्दी रोका जाना चाहिए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी संस्था जिसकी पूरी दुनिया में इज्जत है, जिसने पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी में मदद की है, उस संस्था की चीफ, रेड क्रॉस की चीफ, गजा की जमीन में खड़े होकर कहती हैं कि यहां जो हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, उसको रोका जाना चाहिए, वो गलत है। लेकिन जो रोक सकते हैं वो तो खुद सरपरस्त हैं। उनके अपने हथियारों का इस्तेमाल इस सारे पाप में किया जा रहा है। फिर रोकेगा कौन? रोकेगी
दुनिया के इंसानों की ताकत। बहुत बार लगता है कि लोग क्या कर लेंगे, लेकिन लोग वो होते हैं जो बड़े बड़े हुक्मरानों को बदल देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी 10-15 दिन, महीने भर में भले कुछ आपको ना दिखे, लेकिन पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों ने इजराइल की यह हरकत देखी है, इजराइल की यह शैतानी हरकत देखी है। पूरी दुनिया की निगाह में यह साफ हुआ है कि इजराइल शैतान है और इसकी कीमत कभी ना कभी इजराइल को ढंग से चुकानी पड़ेगी। और केवल इजराइल को नहीं, उसके जो सरपरस्त हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी देशों के जो हुक्मरान हैं, उनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुनिया इस युद्ध के बाद वैसी ही नहीं रहेगी जैसी अब तक है। और जो कुछ होगा उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो इजराइल होगा, अमेरिका होगा, ब्रिटेन होगा, फ्रांस होगा। ऐसे तमाम सारे मुल्क होंगे और साथ ही अरब देशों के भी वो मुल्क होंगे जो इस तबाही पर, इस बर्बादी पर खामोश रहे। आज के लिए इतना ही। आगे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हमेशा की तरह मैं बात करता रहूंगा और वो अपील मैं आपसे जरूर करूंगा। मैं देखता हूं इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें से ऐसे लोग होते हैं 60% के आसपास जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप अगर हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, वीडियोस को दूर तक पहुंचाएंगे नहीं, हमारे मेंबर नहीं बनेंगे, हमें सुपर थैंक्स नहीं देंगे, तो आप ही बताइए कि वो ताकत हमें कहां से मिलेगी कि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल सकें। 2 मिनट का टाइम निकालिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूर तक पहुंचाइए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, और अगर मुमकिन हो तो हमारे मेंबर बन जाइए, हमें सुपर थैंक्स दीजिए ताकि वो ताकत मिले कि हम और हमारी टीम लगातार काम कर सकें। बहुत शुक्रिया।